हमारे चारों तरफ की दुनिया कितनी ठोस, कितनी शांत लगती है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब बस एक इल्यूजन है, एक धोखा है। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं उस अदृश्य दुनिया से जो हमारे आंखों के ठीक सामने हर पल मौजूद है। जरा कल्पना कीजिए, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो असल में ठोस है ही नहीं। अगर हम उसे किसी सुपर पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वहां कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि खरबों कणों का एक तूफानी समंदर दिखेगा जो लगातार नाच रहे हैं, कांप रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो आज हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मैटर की, यानी पदार्थ की, और उन न दिखने वाले कणों की जो इस ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज को बनाते हैं और चलाते भी हैं। अच्छा, हम अक्सर हर चीज को मैटर या पदार्थ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे प्यार या ठंड का एहसास मैटर नहीं है, ये तो बस हमारी फीलिंग्स हैं। पर हाँ, हवा में तैरती हुई परफ्यूम की महक, वो मैटर है। क्यों? क्योंकि उसके असली फिजिकल कण हमारी नाक तक सफर करके पहुंच रहे हैं। अब जो बात असल में सोचने पर मजबूर करती है, वो है इन कणों का बर्ताव। ये जो उथल-पुथल है, ये जो केओस है, ये असल में कुछ बहुत ही सिंपल और बुनियादी नियमों से बंधा हुआ है। चलिए आज इन नियमों को एक-एक करके डिकोड करते हैं। तो ये कण कितने छोटे हो सकते हैं? सोचिए, पोटेशियम परमैंगनेट का सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल, नमक के एक दाने जितना, 1000 लीटर पानी को, यानी एक छोटे स्विमिंग पूल को रंगीन कर सकता है। ये दिखाता है कि उस एक नन्हे से दाने में अरबों खरबों छोटे छोटे कण छिपे हुए थे। तो ये कण पानी में जाकर छिपते कहाँ हैं? देखिए, जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो पानी का लेवल ऊपर नहीं उठता। क्यों? क्योंकि वो चीनी पानी के कणों के बीच मौजूद उन माइक्रोस्कोपिक गैराज, उन खाली जगहों में जाकर पार्क हो जाती है। ये साबित करता है कि कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी ठोस लगे, वो पूरी तरह से ठोस नहीं होती। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कण कभी शांत नहीं बैठते। इनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसा समझिए जैसे इन्होंने हमेशा कॉफी पी रखी हो। ये कभी नहीं रुकते, हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और इसी लगातार मोशन की वजह से अगरबत्ती की खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। लेकिन एक मिनट, अगर सारे कण बस भागना ही चाहते हैं तो फिर कोई भी चीज अपनी जगह पर टिकी कैसे रहती है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, यानी आकर्षण बल की। हर पदार्थ के कणों के बीच एक इनविजिबल रस्साकशी चल रही है जो उन्हें एक साथ बांध कर रखती है। तो यही आकर्षण बल, कणों के बीच की जगह और उनकी एनर्जी की मात्रा, यही तीनों मिलकर तय करते हैं कि कोई चीज ठोस होगी, तरल होगी या फिर गैस। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये 4 नियम मिलकर पदार्थ की उन 3 अवस्थाओं को बनाते हैं जिन्हें हम हर रोज देखते और महसूस करते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ठोस में कण एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़कर सिर्फ अपनी जगह पर कांपते रहते हैं। लिक्विड में ये थोड़ा फिसल सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजर सकते हैं। और गैस में तो पूछिए ही मत, ये पूरी तरह आजाद होकर पागलों की तरह भागते हैं। लेकिन क्या ये नियम हमेशा इतने सीधे साधे होते हैं? सोचिए, एक रबर बैंड तो अपना आकार बदल लेता है ना? और स्पंज को तो हम कितनी आसानी से दबा सकते हैं। तो क्या ये ठोस नहीं है? असल में ये दोनों ही ठोस हैं, बस थोड़े धोखेबाज हैं। रबर बैंड के कण एक अदृश्य रस्सी से बंधे होते हैं, इसलिए खींचने पर भी वो वापस अपनी जगह लौट आते हैं। और स्पंज, आप असल में स्पंज को नहीं, बल्कि उसके अंदर फंसी हुई हवा को दबा रहे होते हैं। तो हमने देखा कि ठोस कितने चालाक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम द्रवों यानी लिक्विड्स की बात करें तो उनके पास एक ऐसी सीक्रेट पावर है जो इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाती है। हवा में जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी की सतह से टकराकर उसके कणों के बीच मौजूद खाली जगहों में घुल जाती है, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर गैसों का लिक्विड में डिफ्यूज होना मुमकिन नहीं होता तो पानी के अंदर कोई जीवन ही नहीं होता, एक भी मछली या पौधा जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन पदार्थ की ये अवस्थाएं पत्थर की लकीर नहीं है। तापमान और दबाव के एक इशारे पर ये अपना रूप बदल सकती हैं। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हम असल में उसके कणों को एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे होते हैं ताकि वो और तेजी से नाचें। पर यहाँ एक पहेली है। जब हम बर्फ को पिघलाते हैं तो जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा पिघल नहीं जाता, थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है। हम लगातार गर्मी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो वो सारी एनर्जी जा आ रही है। यहीं पर विज्ञान की एक मैजिक ट्रिक सामने आती है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट,
या गुप्त ऊष्मा। वो सारी एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय बर्फ के कणों के बीच के मजबूत बॉन्ड्स को तोड़ने के जरूरी काम में छिप जाती है, या कहिए कि खर्च हो जाती है। और ये छिपी हुई एनर्जी बहुत शक्तिशाली होती है। यही वजह है कि 100 डिग्री के उबलते पानी के मुकाबले 100 डिग्री की भाप से जलना कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि भाप के कणों के पास वो एक्स्ट्रा छिपी हुई लेटेंट हीट होती है जो हमारी त्वचा के संपर्क में आते ही तेजी से रिलीज होती है। अब बात करते हैं नेचर के अपने एयर कंडीशनर की, जिसे हम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं, खासकर गर्मियों में तो बहुत ज्यादा। देखिए, गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाने से सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। गर्म दिन में तापमान ज्यादा होता है और तेज हवा वाले दिन हवा अपने साथ नमी को उड़ा ले जाती है। ये सारी चीजें मिलकर वाष्पीकरण को तेज कर देती हैं और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो सवाल है कि वाष्पीकरण से ठंडक कैसे मिलती है? इसे ऐसे समझिए कि लिक्विड की सतह पर जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले यानी सबसे गर्म कण होते हैं वो पार्टी छोड़कर सबसे पहले निकल जाते हैं। अब पीछे जो ठंडे कण बचते हैं वो अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए आसपास से गर्मी खींचते हैं, जैसे हमारी त्वचा से, और इसीलिए पसीना आने पर हमें ठंडक महसूस होती है। तो कुल मिलाकर हम अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, एक पत्थर, एक नदी या हवा का झोंका, वो सब एक माइक्रोस्कोपिक डांस का हिस्सा है। लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरे और बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये अरबों खरबों कण लगातार कांप रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जरा सी गर्मी या दबाव मिलते ही अपना रूप बदल रहे हैं। हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी गति बढ़ती है और ठंडा करने पर धीमी हो जाती है। तो सोचिए, अगर हम तापमान को कम करते जाएं, लगातार कम करते जाएं, तो क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा एब्सोल्यूट जीरो आएगा जहां इन कणों की ये कभी न रुकने वाली हरकत हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो उस पल में पदार्थ किस तरह बर्ताव करेगा? क्या वो हमारी समझ से परे किसी बिल्कुल नई 5वीं अवस्था में चला जाएगा?